स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल के अंदर एक बार फिर से। बीच में किसी कारणवश मैं वीडियो नहीं बना पाया तो उसके लिए मैं सॉरी चाहता हूं, लेकिन अब कंटिन्यू आपके लिए वीडियो आएंगे और अपन 10th क्लास की जो हिस्ट्री की बुक है वो स्टार्ट करने वाले हैं। आपको पता है 15 फरवरी के बाद आपके एग्ज़ाम हैं बोर्ड क्लास के CBSE के, तो इस वजह से आपके लिए चैप्टर और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस चैप्टर में से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएंगे अपन वो चैप्टर जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे तैयार करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ आप इस चैप्टर को अच्छी तरह से ध्यान से सुनेंगे और पूरी तरह से इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। जैसे कि आपको दिख रही है, पहला चैप्टर है अपना द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यानी अपन यूरोप के उन देशों के बारे में पढ़ेंगे कि वहाँ पर लोगों को राष्ट्रवाद यानी नेशनलिज्म राष्ट्रवाद के बारे में कैसे पता चला वहाँ के लोगों को। यानी जैसे कि आपको हेडिंग से ही पता चल रहा है कि आप इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ने वाले हो। यानी अगर इसको अपन तोड़ के देखें वर्ड को, तो देखिए नेशनलिज्म को जब तोड़ते हैं तो एक वर्ड बनता है नेशन, NATION। ये क्या बताने लग रहा है? ये बताने लग रहा है कि पहले के समय के अंदर आज की तरह नेशन स्टेट नहीं हुआ करते थे, यानी देश नहीं हुआ करते थे। तो देश नहीं हुआ करते थे तो पहले क्या होता था? पहले जो था ना, यानी मोनार्की वाला सिस्टम था। कौन सा सिस्टम था? मोनार्की वाला, यानी राजतंत्र वाला सिस्टम था। ठीक है, जिसको अपन एक तरीके से क्या बोल सकते हैं? इम्पीरियलिज्म भी बोल सकते हैं। इम्पीरियलिज्म यानी साम्राज्यवाद। यानी पहले क्या होता था कि कोई भी राजा होता था, ठीक है, उसका एक ये राज्य है, फिर वो धीरे धीरे करके जैसे बाकी के जो राज्य होते थे उनको क्या करता चला जाता था, अपने राज्य के अंदर मर्ज करता चला जाता था। यानी पहले जो सिस्टम होता था वो आज के जैसा नहीं होता था। पहले एक बहुत बड़ा साम्राज्य होता था और उस साम्राज्य के अंदर अलग अलग टेरिटरीज होती थी जिनका अपना कोई क्या नहीं होती थी, आइडेंटिटी नहीं होती थी। तो इस चैप्टर में अपन यही पढ़ने वाले हैं कि उनको वो चीज़ समझाई कैसे गई। एक एक स्टेप करके अपन इस चीज़ के अंदर अपन पढ़ेंगे। इसमें जैसे अलग अलग माध्यम पढ़ेंगे, कभी किसी व्यक्ति ने इस चीज़ का मतलब प्रयास किया, कभी मान लो कल्चर के माध्यम से, कभी जैसे मान लो रेवोल्यूशनरीज के माध्यम से, कभी लिबरल्स के माध्यम से लोगों को ये चीज़ समझाने की कोशिश की गई कि नेशनलिज्म होता क्या है। तो चलिए बिना कोई देरी करे अपन शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो ये इमेज दिखाई गई है, ये इमेज जो है फ्रेडरिक सोरियो ने बनाई थी, जो फ्रांस का एक आर्टिस्ट था, कलाकार था। यानी जैसा मैंने पहले बताया आपको कि वो दुनिया को इम्पीरियल वाला जो सिस्टम था, मोनार्की वाला जो सिस्टम था, उस रूप में नहीं देखना चाहता था। वो दुनिया को नेशन स्टेट के रूप में देखना चाहता है। नहीं, वो चाहता था कि पूरी दुनिया के अंदर लोग लोकतंत्र को जाने, राजतंत्र को जाने, राजतंत्र को नहीं, गणराज्य क्या होता है उसके बारे में जाने, अधिकार क्या होते हैं, पार्लियामेंट क्या होती है, इन सब चीज़ों के बारे में जाने। तो उस समय उसने प्रयास किया, उसने जिस समय किसी प्रकार का कोई नेशन स्टेट नहीं होता था। तो हम उस फ्रेडरिक सोरियो के बारे में ही कुछ लाइनें पढ़ते हैं। जैसे देखो लिखा हुआ है, इन 1858 1848 के अंदर फ्रेडरिक सोरियो ए फ्रेंच आर्टिस्ट, यानी 1848 के अंदर एक फ्रांस का एक कलाकार था जिसका नाम था फ्रेडरिक सोरियो, प्रिपेयर्ड ए सीरीज ऑफ 4 प्रिंट्स। उसने 4 तस्वीरें बनाई जिसमें उसने अपने सपने को दिखाने का प्रयास किया था। नहीं, सपना जो मैंने बताया अभी, यानी ये उस समय सपना देख रहा है जब किसी प्रकार का कोई भी देश जो है ना वो नेशन स्टेट के रूप में नहीं था। यानी वो चाह रहा है कि दुनिया डेमोक्रेटिक हो, सोशल रिपब्लिक हो, यानी सामाजिक रूप से भी दुनिया बने, यानी देश बने, और उनको एक गणराज्य के रूप में भी जाना जाए। तो द फर्स्ट प्रिंट ऑफ द सीरीज शोज द पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका। जैसे आप ये देख रहे हो, ये चित्र है, इस चित्र के अंदर उसने यूरोप और अमेरिका के लोगों को दिखाया है, जिसमें पुरुष भी हैं, महिलाएं भी हैं, और वो भी सभी आयु की, सभी सामाजिक वर्गों के लोगों को मार्चिंग इन लॉन्ग ट्रेन, जैसे कि आप देख रहे हो कतार में दिखाया गया। ये देखिए, ये कतार में सभी लोग, यानी सभी आयु वर्ग और अलग अलग वर्गों के जो स्त्री और पुरुष हैं वो कतार में चले आ रहे हैं। एंड ऑफरिंग होमेज टू द स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी एज दे पास बाई इट। और जैसा कि आप देख सकते हैं, स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी है, स्वतंत्रता की देवी की एक मूर्ति दिखा रखी है, वो यहाँ इसके पास से होकर गुजर रहे हैं और अपने देश के लिए क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं कि कैसे भी करके हमारा अपना नेशन स्टेट हमें मिल सके। एज यू वुड रिकॉल आर्टिस्ट ऑफ द टाइम ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन पर्सनिफाई लिबर्टी एज ए फीमेल फिगर। जैसे आपने 9th क्लास में भी पढ़ा था कि अलग अलग जो फीमेल एलिगरी का सहारा लिया जाता था किसी भी देश को रिप्रेजेंट करने के लिए।
तो यहाँ पर भी आप देख रहे हो कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशनरी हैं उन्होंने जो लिबर्टी है ना, लिबर्टी एज ए फीमेल फिगर, जैसे अपन ने पढ़ा था स्टैचू ऑफ लिबर्टी को एज ए, उन्होंने क्या किया है, पर्सनिफाई किया है, या मान लो एक एलिगरी के रूप में काम में लिया है। हेयर यू कैन रिकॉग्नाइज द टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट शी बियर्स इन वन हैंड एंड द चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ मैन इन द अदर। तो इसमें आप क्या देख रहे हो कि उसके एक हाथ के अंदर तो क्या है, उसके एक हाथ के अंदर तो जैसे मान लो जो एनलाइटमेंट है, ज्ञान रूपी एक क्या है, ज्ञान रूपी एक मसाल है, और दूसरे हाथ के अंदर उन्होंने अधिकारों का एक घोषणा पत्र ले रखा है पुरुषों के लिए। तो ये दो हाथों के अंदर, इसका मतलब क्या है कि पहले जो है लोग जो थे उनको पता ही नहीं था नेशन स्टेट क्या है, किस तरह से उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करना चाहिए, तो वो अंधेरे में थे। तो यानी ये जो टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट है उसके हाथों में, वो ज्ञान रूपी मसाल है, लोगों को एक नया मतलब नॉलेज मिले कि भाई नेशन स्टेट भी कोई चीज़ होती है, मोनार्की को आपको सपोर्ट नहीं करना। और दूसरे में दे रखा है कि अगर अपना खुद का नेशन स्टेट होगा तो भैया आपके आपके नए अधिकार भी होंगे। और लेकिन यहाँ पर अधिकारों के लिए केवल पुरुषों के लिए किया गया है, महिलाओं के लिए नहीं किया गया है। और देखें तो ऑन द अर्थ इन द फोरग्राउंड ऑफ द इमेज लाई द सेटर्ड रिमेन ऑफ द सिंबल ऑफ एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशन, जैसे मैंने बताया मोनार्की, निरंकुशवादी शासन जिसको बोलते हैं अपन। अगर अपन यहाँ देखें, देखिए साफ साफ दिख रहा है इनको किसके रूप में दिखाया गया है। यहाँ पर आप देखने लग रहे हो कि यहाँ पर इनको अवशेष के रूप में दिखाया गया है कि मोनार्की अब ज़्यादा समय तक चलने वाली नहीं है, मोनार्की क्या होनी चाहिए, समाप्त होनी चाहिए। तो वो इसलिए इन सोरियोस यूटोपियन विजन, यूटोपियन विजन का मतलब होता है काल्पनिक सोच, यानी एक ऐसी सोच जिसका संभव होना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि मैंने बताया उस समय ज़्यादातर मोनार्की वाला सिस्टम होता था, इंपीरियलिज्म वाला सिस्टम होता था, नेशन स्टेट वाला नहीं होता था। तो इस समय एक अपन इस सोच को काल्पनिक ही मानेंगे। द पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज डिस्टिंक्ट नेशन आइडेंटिफाइड थ्रू देयर फ्लैग्स एंड नेशन स्टेट। जैसे मैंने बताया पहले आज की तरह नेशन स्टेट नहीं होते थे, तो सोरियो ने एक नया तरीका समझाया कि यानी उसने कहा कि इनको आइडेंटिफाई करने के लिए क्या किया जाए। तो इनको आइडेंटिफाई करने के लिए उसने या तो फ्लैग्स का सहारा लिया है, जैसे आप देख सकते हो, या उनकी जो राष्ट्रीय पोशाक थी जिस क्षेत्र के अंतर्गत वो रहते थे उन पोशाकों का सहारा लिया गया। जैसे आप देख रहे हैं फ्लैग बहुत सारे दिखाए गए हैं, तो ये अलग अलग नेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए उसने इन फ्लैग्स का सहारा लिया। लीडिंग द प्रोसेसन वो वे पास द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी आर द यूनाइटेड स्टेट एंड स्विट्जरलैंड विच बाय दिस टाइम वर ऑलरेडी नेशन स्टेट। जैसा कि आप देख सकते हो तो ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है, इसके पास जो आगे दो फ्लैग दिखाए गए, ये दोनों फ्लैग जो है एक तो अमेरिका का है, एक स्विट्जरलैंड का। यानी ये कह रहा है कि 1848 की अगर अपन बात करें तो 1848 तक अमेरिका और जो स्विट्जरलैंड थे वो नेशन स्टेट बन चुके थे, यानी वो राष्ट्र बन चुके थे। बाकी कतार में जो है जैसे इसने दे रखा है पीछे पीछे फ्रांस आने लग रहा है, ठीक है, जैसे लिखा हुआ है फ्रांस है उसके बारे में। अब फ्रांस को भी किसके द्वारा आइडेंटिफाई करवाया जा रहा है, फ्रांस को भी आइडेंटिफाई करवाया जा रहा है ट्राई कलर फ्लैग के द्वारा। जैसे देखिए आप देख लिखा हुआ है आइडेंटिफाइड बाय द रेवोल्यूशनरी ट्राई कलर। जैसे कि आप जानते हो फ्रांस का जो झंडा है उसके अंदर रेड कलर है, स्काई ब्लू कलर है, वाइट है, तो वो ट्राई कलर है। जस्ट डिस द स्टेचू, यानी वो स्टेचू के पास पहुंचने वाला है, कहने का मतलब है कि वो नेशन स्टेट बनने वाला है। सी इज फॉलोड बाय द पीपल ऑफ जर्मनी, उनके पीछे पीछे जर्मनी के लोग आने लग रहे हैं। उन्होंने भी एक ट्राई कलर फ्लैग उठा रखा है जिसके रंग है ब्लैक है, रेड है और गोल्ड है। आज भी जर्मनी का झंडा अगर देखा जाए तो उसमें तीनों ही कलर हैं। तो ये एक रेवोल्यूशनरी फ्लैग था, यानी जो 1848 के अंदर 1848 के अंदर जो जर्मन स्टेट्स थे वहाँ पर एक रेवोल्यूशन हुआ था, उस रेवोल्यूशन के दौरान ये झंडा बनाया गया था। लेकिन बाद में जो यहाँ के जो ड्यूक थे यानी राजकुमार जो थे उन्होंने इसके ऊपर क्या लगा दिया था, बैन लगा दिया था। इंटरेस्टिंगली एट द टाइम व्हेन सोरियो क्रिएटेड दिस इमेज द जर्मन पीपल डिड नॉट येट एग्जिस्ट एज ए यूनाइटेड नेशन। जैसे मैंने बताया नेशन स्टेट नहीं हुआ करते थे, अलग अलग रीजन के आधार पर थे। द फ्लैग दे कैरी इज एन एक्सप्रेशन ऑफ लिबरल होप्स इन 1848 टू यूनिफाई द न्यूमेरियस जर्मन स्पीकिंग प्रिंसिपलिटी इनटू नेशन स्टेट अंडर ए डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे मैंने बात करा पहले ही बताया था फ्रेडरिक सोरियो के आधार पर ही सोच थी कि वो चाहते थे कि ये जो हमारा देश है वो छोटे छोटे क्षेत्रों में डिवाइड नहीं होना चाहिए, यानी हमारा देश यूनिफाइड होना चाहिए ताकि वो एक नेशन स्टेट का रूप ले सके। नेशन स्टेट होगा तभी वो मैंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन अधिकार वो सारी चीज़ों का। तो यानी एक ये प्रोसेस चल रहा था जिसके आधार पर इस प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए फ्रेडरिक सोरियो जो है उसने अलग अलग माध्यमों का क्या लिया, सहारा लिया।
इसके अलावा फॉलोइंग द जर्मन पीपल आर द पीपल ऑफ ऑस्ट्रिया, उसके पीछे पीछे ऑस्ट्रिया के लोग आ रहे हैं। किंगडम ऑफ टू सिसिली जो इटली के इटालियन प्रोविंस के अंतर्गत आता था। लोम्बार्डी हो गया, ये भी इटली के अंदर। पोलैंड है, इंग्लैंड है, आयरलैंड है, हंगरी है, रशिया है, ये इनके पीछे पीछे कतार में आने लग रहे हैं। और जैसे कि अपन ने चित्र के अंदर देखा, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर ईसा मसीह को दिखाया गया है, संतों को दिखाया गया है, हेवन के अंदर एंजल्स जो फरिश्ते हैं उनको दिखाया गया है। इनको दिखाने का भी मेन मकसद ये है कि सभी लोगों को मिलजुल कर यानी भाईचारे के साथ, फर्टर्निटी के साथ एक साथ मिलकर रहना चाहिए और एक नेशन स्टेट बनाना चाहिए। वही लाइन जो है यहाँ पर क्या की गई है, मेंशन की गई है। जैसे देख रहे हैं आप, दे हैव बीन यूज बाय द आर्टिस्ट टू सिम्बलाइज फर्टर्निटी अमोंग द नेशन ऑफ द वर्ल्ड, यानी जो देश है उनको आपस में भाईचारे के साथ मिलकर रहना चाहिए। तो ये जो सोच थी, कौन सी सोच, नेशनलिज्म वाली जो सोच थी, धीरे धीरे जैसे लोगों में विकसित हुई तो एकदम से जो ना पॉलिटिकली अगर देखा जाए यूरोप के अंदर, मेंटली जो है बहुत ज़्यादा क्या आया, बदलाव आया। यानी लोगों की सोच बदलने लग गई कि हाँ भाई सही कह रहा है, नेशन स्टेट होना चाहिए। अगर अपना नेशन स्टेट होगा तभी अपना कॉन्स्टिट्यूशन होगा, हमें राइट्स मिलेंगे और अपने हिसाब से हम कुछ कर पाएंगे। यानी ये सोच है, इसी वजह से पहले नेशन स्टेट बने, यानी शुरू शुरू में जो देश बने, और फिर मॉडर्न स्टेट, यानी आज प्रेजेंट में हम जिन देशों को देख रहे हैं वो क्या है, मॉडर्न स्टेट। और ऑब्वियस सी बात है कि ये काम कोई छोटा नहीं था, एक लंबा प्रोसेस था, लंबे समय तक चला। और जब लोगों को इस चीज़ के रियलाइज हुआ तो उन्होंने इस चीज़ के लिए स्ट्रगल किया। किस चीज़ के लिए, कि देश की फ्रीडम के लिए। देश आज़ाद हो, आज़ाद होगा तो अपना नेशन स्टेट बनेगा, नेशन स्टेट बनेगा तो अपना कॉन्स्टिट्यूशन होगा, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से रूल्स और रेगुलेशन होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट्स प्रोवाइड करेगा और हम एक स्वतंत्र जिंदगी जी सकेंगे, यानी मोनार्की के अकॉर्डिंग अपन नहीं रहेंगे। तो ये था अपना आज का प्रोसेस, यानी आज का अपना जो टॉपिक था। आज इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा और इस टॉपिक को बढ़िया तरीके से पढ़िए, क्योंकि मैंने कहा कि बोर्ड के एग्ज़ाम नज़दीक है तो आपको इसको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि भाई ये जो फ्रेडरिक सोरियो था कहाँ का आर्टिस्ट था, तो अपन ने पढ़ा फ्रांस का आर्टिस्ट था। फिर ये पूछे कि भाई कितनी इमेज बनाई थी, तो 4 इमेज बनाई थी। कब बनाई थी, 1848 के अंदर। उसने किस तरह का ड्रीम देखा था, तो अपन ने देखा था कि देश जो है वो डेमोक्रेटिक होना चाहिए, सोशल होना चाहिए, रिपब्लिक होना चाहिए। यानी विजन तो उसका यूटोपियन था, काल्पनिक था, जिसका उस समय पॉसिबल होना मुश्किल था। लेकिन उसने एक आस जगाई कि भी हाँ, लोगों को अपने देश के बारे में भी क्या करना चाहिए, सोचना चाहिए। फिर एक और आया था कि भाई कौन कौन से देश थे जो 1848 के अंदर नेशन स्टेट बन चुके थे। तो हमने देखा यूनाइटेड स्टेट यानी अमेरिका और स्विट्जरलैंड उस समय क्या बन चुके थे, नेशन स्टेट बन चुके थे। फिर उसके पीछे पीछे कौन सा देश आ रहा है, फ्रांस आ रहा है। उसके पीछे कौन आ रहा है, जर्मनी आ रहा है। तो इनके झंडों के कलर पूछ सकता है आपको। तो जैसे मैंने बताया फ्रांस का भी ट्राई कलर फ्लैग था, रंग बताया था मैंने आपको, रेड हो गया, स्काई ब्लू हो गया और वाइट हो गया। इसके अलावा जर्मनी का अपन ने पढ़ा था रेड, ब्लैक और गोल्ड कलर का, जो आज भी झंडे के अंदर काम में लिया जाता है। कहाँ पर, जर्मनी के अंदर। फिर हमने पढ़ा उसके बाद जो आने लग रहे हैं उनके अंतर्गत अपन ने देखा कि भाई ऑस्ट्रिया के लोग आ रहे हैं, टू सिसिलीज के लोग आ रहे हैं, लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी और रशिया के लोग भी आ रहे हैं। तो ये इस तरह के क्या बन सकते हैं, क्वेश्चन बन सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आप ये क्वेश्चन भी ध्यान से समझेंगे और जो आज पढ़ाया उसको भी ध्यान से समझेंगे। एक बार ज़रूर ध्यान से गौर से करेंगे और अच्छी तरह से इसको तैयार करेंगे ताकि बोर्ड एग्जाम में आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। इसी आज के साथ थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।